तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसका डिफिनीशन देखेंगे, एनाटॉमी देखेंगे, फिजियोलॉजी देखेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो आप लोगों को दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम से। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है? द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू दैट हेल्प अस ब्रीथ। जो हमारा ये रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो नेटवर्क मतलब एक जाल है आर्गन्स और टिश्यू ऊतक का, जो कि हमको सांस लेने में आसानी करता है, मतलब सांस लेने में मदद करता है। ये हो गया हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम। दूसरा लाइन देखते हैं दोस्तों। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज टू इंट्रोड्यूस ऑक्सीजन इनटू द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज इंट्रोड्यूस, मतलब इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को एंट्री कराना एंड इनटू द बॉडी, एंड यहाँ पर होगा रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी बॉडी, मतलब ऑक्सीजन को एंट्री कराता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। यही इसका प्राइमरी फंक्शन है रिस्पायरेटरी सिस्टम का। ब्रीथिंग इन्वॉल्व गैसियस एक्सचेंज थ्रू इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जिस प्रोसेस से हम लोग ब्रीथिंग करते हैं उसको कहते हैं इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब सांस को अंदर लेना और एक्सहेलेशन मतलब सांस को बाहर छोड़ना। यही हो गया क्या? ब्रीथिंग प्रोसेस। गैसियस का एक्सचेंज होता है। अब इसकी एनाटॉमी पे आ जाते हैं, मतलब क्या क्या पार्ट होते हैं इसके स्ट्रक्चर से समझते हैं दोस्तों। तो इस पूरे पोर्शन के मतलब नेक के ऊपर के पोर्शन को क्या कहते हैं? अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं, जिसमें हमारा क्या आता है? नजल कैविटी आता है और फेरिंग्स। फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स और फेनोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। उसके बाद लैरिंग्स आता है, लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स। उसके बाद ट्रैकिया आता है, उसके बाद कॉर्निया आता है, फिर उसके बाद आता है हमारा लेफ्ट एंड राइट पुलमोनरी ब्रोंकी, और ये लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट हो गया। अब इसके बाद आ जाएगा एल्यूलाई, जहाँ पर हमारा गैसियस का एक्सचेंज होता है। यही है एल्यूलाई, जो कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। और कैपिलरी है, एल्यूलर सैक है, एल्यूलर डक्ट है। तो दोस्तों ये एनाटॉमी है, इसको आप लोग याद कर लेंगे, मतलब कितने पार्ट हैं, कैसे कैसे क्या क्या कंसिस्ट है हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में। दूसरे पे चलते हैं दोस्तों। अब इसके बाद आ जाते हैं एनाटॉमी पे, मतलब क्या क्या। द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग मेन पार्ट्स। किस किस पार्ट से हमारा ह्यूमन सिस्टम बना रहता है उसको, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम उसको देखेंगे। तो पहला हो गया नसल कैविटी। नसल कैविटी मतलब यहाँ पे नोस्ट्रिल, जो मुंह के ऊपर है, इसको नसल कैविटी कहते हैं। एपिग्लोटिस हो गया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, लंग्स, एल्यूलाई, डायफ्राम। तो दोस्तों इतना हमारा मतलब इतने पार्ट हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में होते हैं। अभी इन सभी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, और इनको अगर आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोगों को बहुत ही मतलब आप किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हों, अगर आप इतना याद कर लेंगे इसका। पहले आते हैं नसल कैविटी। नसल कैविटी, नसल कैविटी हेल्प इन इनटेक ऑफ एयर। नसल कैविटी क्या करता है दोस्तों? हम लोगों को ईयर को एंट्री में मदद करता है, मतलब जैसे ही हम लोग सांस लेंगे तो वो किससे शुरू होता है? नसल कैविटी के थ्रू होता है। उसके बाद आ जाते हैं एपीग्लोटिस पे। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आएंगे एपीग्लोटिस। एपीग्लोटिस है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दैट कवर्स द ग्लोटिस एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द वाइंड पाइप। एपीग्लोटिस के पास क्या होता है दोस्तों? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि ग्लोटिस को कवर करता है और रोकता है फूड इंटर इनटू द वाइड पाइप। मतलब एपिग्लोटिस के एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कि हमारे ग्लोटिस को कवर करता है और प्रिवेंट मतलब रोकता है एंट्री ऑफ फूड, मतलब जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे वाइड पाइप में, ताकि भोजन न जाए। यही हमारा एपिग्लोटिस का काम है दोस्तों, इसको याद कर लेंगे आप लोग। उसके बाद फेरिंग्स पे आते हैं। फेरिंग्स इज द passage behind the nasal chamber and serve as the common passageway for both air and food. फायरिंग्स क्या होता है दोस्तों? फायरिंग्स इज द पैसेज बिहाइंड द नसल चैम्बर है, हमारे नसल चैम्बर के पीछे
फायरिंग्स पाया जाता है, जिसका कॉमन पैसेज क्या है दोस्तों, फॉर एयर एंड फूड, जो कि भोजन और खाना, भोजन और सांस के लिए बहुत ही अहम रोल निभाता है। फायरिंग्स क्या करता है, जिसके थ्रू हम लोग भोजन भी लेते हैं और सांस भी लेते हैं, उसको हम लोग फायरिंग्स कहते हैं। अब लैरिंग्स पे आते हैं। लैरिंग्स मतलब होता है दोस्तों साउंड बॉक्स, जहाँ से हम लोग बोलते हैं, और कहाँ से बोलते हैं, साउंड बॉक्स से। देखिए यहाँ पर सीधा लिखा है लैरिंग्स इज आल्सो नोन है साउंड बॉक्स, इतना आप लोग अगर लिख देंगे तब भी आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। लैरिंग्स क्या है दोस्तों, साउंड बॉक्स है। एंड इट हैज़ द वोकल क्यूब्स और रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ साउंड, और साउंड की जो उत्पत्ति होती है वो लैरिंग्स से ही होती है दोस्तों। इसको आप लोग याद करेंगे अगर कोई पूछ रहा है लैरिंग्स को क्या कहते हैं और उसका वर्क क्या है, तो आप लोगों को यही बताना है। लैरिंग्स को हम लोग साउंड बॉक्स कहते हैं, और जो कि वोकल क्यूब्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ साउंड, मतलब ध्वनि को उत्पन्न कराने में मदद कौन करता है, लैरिंग्स से होता है दोस्तों। अब आ जाते हैं ट्रैकिए पे। इट इज़ ए लॉन्ग ट्यूब पासिंग थ्रू द मिड थोरेसिस कैविटी। ट्रैकिए क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि मिड थोरेसिस कैविटी से पास करता है। ब्रोंकी, ट्रैकिए जो वाइंड पाइप है दोस्तों, उसको हम लोग ट्रैकिए कहते हैं। ट्रैकिए को और क्या कहते हैं, वाइंड पाइप। ट्रैकिए जैसे ही डिवाइड होता है और टू पार्ट में डिवाइड होता है, उसको कहते हैं ब्रोंकी, उसका नाम है ब्रोंकी। द ट्रैकिए डिवाइडेड इनटू ब्रोंकी लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकी। ट्रैकिए जो होता है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक लेफ्ट और दूसरा राइट ब्रोंकी में दोस्तों। ह्यूमन लंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। ह्यूमन हैव ए पेयर ऑफ लंग्स विच आर सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड कवर्ड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज प्लूरा। अगर कोई पूछता है कि लंग्स का मेम्ब्रेन किसका बना होता है, तो आप लोगों को प्लूरा बताना है, क्योंकि प्लूरा कई बार पूछता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लेंगे कि लंग्स का लेयर किसका बना होता है। तो आप लोगों की क्लास में भी पूछा जाएगा, आपके टीचर पूछेंगे तो आप लोगों को बताना क्या है, प्लूरा। अब आ जाते हैं एल्यूलाई। एल्यूलाई जहाँ हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है और यहीं से ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ट्रांसफर होता है। द ब्रोंकियोल्स टर्मिनेट इनटू बैलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्यूलाई। जैसे जो ट्रैकी है वो ब्रोंकी में डिवाइड होता है, टू ब्रोंकी। ब्रोंकी क्या होता है, ब्रोंकियोल में डिवाइड होता है। जो ब्रोंकियोल होता है वो एल्यूलाई में डिवाइड हो जाता है। एल्यूलाई को और क्या कहते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। अब आ जाते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या करता है दोस्तों, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो डायाफ्राम नीचे की तरफ जाता है, और जैसे ही सांस को छोड़ते हैं तो डायाफ्राम ऊपर की तरफ आता है। देखिए यहाँ पर लिखा है द डायफ्राम हेल्प्स इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन ऑफ एयर एंड आउट ऑफ द लंग्स। मतलब डायफ्राम का क्या काम है दोस्तों, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन ऑफ द एयर को ऑफ द लंग्स में। जैसे ही हम लोग सांस को लेंगे वैसे डायफ्राम नीचे आएगा, और जैसे ही छोड़ेंगे वैसे डायफ्राम ऊपर चला जाएगा। ये डायफ्राम का काम है। अब मैकेनिज्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, जो कि कई बार पूछा जाता है 5 नंबर में, 10 नंबर में। अगर 10 नंबर मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन आता है दोस्तों, तो आप लोगों को क्या करना है, पहले इसका डिफिनीशन लिखना है, उसके बाद स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद इसका एनाटॉमी लिखना है, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन लिख देना है। तो चलिए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। इन ह्यूमन द रिस्पायरेशन अकर विथ टू मैकेनिज्म, दैट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। ह्यूमन में जो रिस्पायरेशन होता है दो प्रोसेस से होता है, एक इंस्पिरेशन होता है और एक एक्सपीरेशन होता है। इसका मैकेनिज्म टू पार्ट में डिवाइड होता है। इंस्पिरेशन मतलब होता है इनटेक ऑफ एयर, और एक्सपीरेशन मतलब होता है रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मफुल गैसेस फ्रॉम दी आवर बॉडी। यही होता है इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एयर इनटू द लंग्स इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन अगर कोई पूछता है व्हाट इज इंस्पिरेशन, तो आप लोगों को क्या बताना है, द इंस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर और इनहेलिंग एयर इनटू द लंग्स इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन क्या होता है, जब हम लोग सांस को लेते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों, इंस्पिरेशन कहते हैं। एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन द कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स टेक प्लेस एंड डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड। आप लोग क्या बताए थे, जैसे हम लोग इंस्पिरेशन मतलब जैसे ही सांस लेंगे तो डायफ्राम मसल्स कंट्रैक्ट करेगा और डायफ्राम डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ जाएगा दोस्तों। आप लोगों को बताया था कि डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ डायफ्राम
जाएगा, जैसे हम लोग सांस लेंगे। दिस लीड टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी। और जैसे ही सांस लेंगे तुरंत वॉल्यूम क्या होगा, चेस्ट कैविटी का इंक्रीज हो जाएगा। एंड द प्रेशर ऑफ एयर विथ इन द चेस्ट कैविटी रिड्यूसेस। और हमारे चेस्ट कैविटी में जो भी प्रेशर होगा वो रिड्यूस होगा दोस्तों। द ऑक्सीजनेटेड एयर प्रेजेंट एक्सटर्नल टू द बॉडी इज एक्ट ए हाई प्रेशर फ्लो इनटू द लंग्स। जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा एक्सटर्नल ऑफ द बॉडी, हाई प्रेशर फ्लो इनटू द लंग्स, मतलब जो एक्सटर्नल प्रेशर ऑक्सीजन रहेगा वो हमारे लंग्स में चला जाएगा हाई प्रेशर के साथ। द ऑक्सीजनेटेड एयर इन द लंग्स रीचेस इनटू द एल्वियोलाई। जैसे ही हम ऑक्सीजन लेंगे तुरंत ये कहाँ जाएगा, एल्वियोलाई में, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, और जो कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्वियोलाई। अगर पूछता है कैसा होता है तो आपको बताना है कि एल्वियोलाई जो होता है वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। द पासिंग ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस वाया द वॉल ऑफ द एल्वियोलाई इनटू द ब्लड फाउंड इन द ब्लड कैपिलरीज। द पासिंग ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस वाया द वॉल ऑफ एल्वियोलाई, मतलब जो ऑक्सीजन का पास होता है, मतलब एक्सचेंज होता है वो एल्वियोलाई के थ्रू होता है टू द ब्लड एंड टू द ब्लड कैपिलरीज। पहले दोस्तों देखिए, पहले ऑक्सीजन मतलब अगर एयर लेते हैं तो एल्वियोलाई के पास जाता है। एल्वियोलाई क्या करता है, उसमें से ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन जो है ब्लड में ट्रांसफ़र करता है। अब ब्लड में सर्कुलेट होते हुए हमारे ब्लड टिश्यू या ब्लड कैपिलरी में जाएगा, ब्लड कैपिलरी में जाएगा। उसके बाद गैस वहाँ पर अपना ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, उसके बाद फिर मूव करने लगेगा। द ऑक्सीजन इज देन रीचेज टू ऑल द बॉडी टिश्यूज। जैसे ही कैपिलरी में जाएगा तुरंत ऑक्सीजन सभी बॉडी टिश्यूज में पहुंच जाएगा। और ऑक्सीजन अगर नहीं देंगे तो हमारे जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, वो डेड करने लगते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन नेसेसरी होता है दोस्तों। From the tissue, the waste component like carbon dioxide are captivated by the blood and are carried to the lungs to alveoli for expiration. जो वेस्ट कंपोनेंट होंगे लाइक कार्बन डाइऑक्साइड कैप्टिवेटेड बाय द ब्लड एंड कैरिड आउट टू द लंग्स टू एल्वियोलाई। जो जो भी अनवांटेड गैसेस रहेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड उसको ब्लड से ले लिया जाएगा और उसके बाद एल्वियोलाई में जाएगा। उसके बाद ब्लड में फिर से उसको एक्सचेंज कर दिया जाएगा थ्रू दी एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन प्रोसेस क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाता है और ऑक्सीजन को दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ एक्सेलिंग एयर द प्रोसेस ऑफ एक्सेलिंग एयर फ्रॉम द लंग्स इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। जो हम लोग लंग्स के एयर को बाहर फेंकते हैं उसको हम लोग एक्सपायरेशन कहते हैं। At the time of expiration, the diaphragm muscles relax and the diaphragm moves downward, upward दोस्तों सॉरी। जो जब एक्सपायरेशन होता है दोस्तों, डायफ्राम मसल्स जो होता है रिलैक्स होता है एंड डायफ्राम मूव्स अपवर्ड। जैसे ही हम लोग सांस को छोड़ते हैं तुरंत हमारा डायफ्राम को मसल्स जो होता है ऊपर की साइड चला जाता है, उसको कहते हैं एक्सपायरेशन। और हमारा जैसे ऊपर की तरफ जाएगा ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, हमारा रिस्पायरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। दिस लीड टू डिक्लाइन इन द चेस्ट कैविटी वॉल्यूम। और हमारे जो चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी। डिक्लाइन मतलब कम हो जाएगी चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम। द एयर प्रेशर विथ इन द चेस्ट कैविटी इनहांसेस विच पुशेस द कार्बन डाइऑक्साइड आउट फ्रॉम द बॉडी। और एयर प्रेशर विथ इन द चेस्ट कैविटी इनहांसेस विच पुशेस द कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज मतलब एक्सपायरेशन के थ्रू निकल जाएगा, जिससे हमारा रिस्पायरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा रिस्पायरेशन का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, मतलब कैसे मैकेनिज्म मतलब होता है, कैसे वर्क करता है वो हो गया, और ये सब एनाटॉमी होगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों का रिस्पायरेटरी सिस्टम चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग अच्छे से किसी भी पेपर में दे सकते हैं और अच्छा ही नंबर स्कोर करेंगे, ये मेरा वादा है। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।